हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑडिटिंग या फिर कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं और आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट करने मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 95 तक क्वेश्चन हो गए थे। 96 क्वेश्चन लेते हैं। एक अंकेक्षक की दायित्व डैश हो सकता है। द लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन बी डैश सिविल एंड क्रिमिनल बोथ ऑफिशियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अंकेक्षक होता है उसका दायित्व कैसा होता है, सिविल, आपराधिक, दीवानी और आपराधिक या फिर आधिकारिक। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो अंकेक्षक का दायित्व होगा ये दोनों ही तरह का होता है, सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है। सिविल में भी दो तरह का होता है, एक हो जाता है लापरवाही के लिए, दूसरा हो जाता है कर्तव्य भंग के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवानी और आपराधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकेक्षक के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को डैश द्वारा भरा जाता है। अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय डैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी अंकेक्षक ने त्यागपत्र दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, तो इस वजह से क्या है उसकी जगह खाली हो गई है। तो अब उसकी जगह पर नया जो अंकेक्षक नियुक्त किया जाएगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाएगा साधारण सभा में, जनरल मीटिंग में उसको नियुक्त किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑडिट प्लानिंग से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऑडिट प्लानिंग है उससे संबंधित कौन सा जो आपका दे रखे हैं, जिसको शॉर्ट में आप AAS बोलते हैं, और वैसे आपका क्या हो जाता है ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो कौन सा संबंधित हो जाएगा ऑडिट प्लानिंग से, तो वो हो जाएगा 8 AAS 8 जो है वो आपका वो संबंधित है ऑडिट प्लानिंग से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण कार्यक्रम डैश द्वारा तैयार किया जाता है। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय डैश द ऑडिटर, द क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट्स, द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसे कौन तैयार करता है, अंकेक्षक, ग्राहक यानी कि वो क्लाइंट जिसने कि अंकेक्षक को नियुक्त किया होगा, या फिर अंकेक्षक सहायक, या फिर अंकेक्षक और उसके सहायकों द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑडिट प्लान होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, अंकेक्षक और उसके सहायकों द्वारा, ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदेशक मंडल एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा डैश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी डैश within 1 month of completion of capital subscription state of the company, within 1 month of the promotion of the company, within 1 month of the commencement of the business of the company, within 1 month of incorporation of the company। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो निदेशक मंडल द्वारा कब तक कर लेनी चाहिए, कंपनी की पूंजी सदस्यता की स्थिति को पूरा होने के 1 महीने के भीतर, कंपनी के प्रवर्तन के 1 महीने के भीतर, कंपनी का व्यवसाय शुरू होने के 1 महीने के भीतर, या फिर कंपनी के निगमन के 1 महीने के भीतर। तो जो प्रथम संचालक होता है उसकी नियुक्ति कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका निगमन होता है होने के 1 महीने के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड। भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बनाया गया था, 1947, 1949, 1956, 1965। तो जो भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट था वो बना था 1949 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकारों में शामिल है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड एडवर्स ओपिनियन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अंकेक्षक रिपोर्ट होता है क्या है, जब अंकेक्षक जो होता है वो अंकेक्षक ऑडिटिंग का काम कर लेने के बाद जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, ये बताना कि जो भी उसने अंकेक्षक का कार्य किया उससे उसने क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या कंक्लूजन निकाला है, तो वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है। अब वो रिपोर्ट किस तरह की होगी, तो रिपोर्ट में उसके तीनों ही प्रकार आ जाते हैं, क्वालिफाइड, मर्यादित, अगर उस जो भी उसने अंकेक्षक का काम किया उसमें अगर उसने किसी तरह की त्रुटि पाई है, कोई कपट उसे मिला है तो उसकी भी वो उल्लेख कर देता है तो मर्यादित हो जाती है। सूक्ष्म में क्या हो जाएगा, जिसमें वो देखेगा कि वहाँ पर कुछ भी कोई भी उसे गड़बड़ी नहीं मिली, कोई भी त्रुटि नहीं मिली, जो भी उसको विवरण चाहिए थे, स्टेटमेंट्स चाहिए थे वो उसको पूरी तरह से मिल गए, तो वहाँ पर वो स्वच्छ रिपोर्ट अपनी देता है, क्लीन रिपोर्ट देता है। और अस्वीकृत या प्रतिकूल है, यदि उसने खातों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी देखी है या उसकी कोई निगेटिव उसकी ओपिनियन है तो उसको अगर वो उस रिपोर्ट में दर्शा रहा है तो वो आपकी प्रतिकूल राय की हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरासत से आशय है, डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन वैल्यू, रिडक्शन फ्रॉम थेफ्ट, रिडक्शन फ्रॉम डिफेक्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो डिप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन में क्या होगा, जो भी एसेट्स होती हैं, संपत्ति होती हैं, जो उसे यूज़ करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अप्रचलित होती जाती है, पुरानी होती चली जाती है, उसमें टूट फूट होती चली जाएगी, घिसावट हो जाएगी, जिससे क्या होगा वो पुरानी होती चली जाएंगी। तो उनकी क्या होगा, मूल्य में कमी भी आती है। जैसे आप लोग के पास अगर स्कूटी है या कोई भी व्हीकल है, कोई भी कार है, कुछ भी है इस तरह के एसेट, तो धीरे धीरे क्या होगा उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अगर आपने वो चीज़ अभी 1 लाख की या 90,000 की खरीदी है, लेकिन आप अगले 10 साल के बाद देखेंगे तो क्या उसकी वैल्यू 90,000 की रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? डिप्रिसिएशन की वजह से नहीं रह जाएगी कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा उस वस्तु को हम यूज़ करते चले जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, रिडक्शन इन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपनी द्वारा अंशों की पुनर्खरीद की जाती है तो उसे कहा जाता है when the shares are repurchased by the company is called as bonus share, right share, buyback, none of these। जब कंपनी अपने ही अंशों को मार्केट से क्या करती है, वापस से रिपर्चेस कर लेती है, खरीद लेती है, तो क्या कहलाता है, बोनस अंश, अधिकार अंश, पुनर्खरीद, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाता है आपका बाई बैक, यानी कि बाई बैक ऑफ शेयर्स, जब कंपनी अपने ही अंशों को दोबारा खरीद लेती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास का प्रमुख कारण होता है, द मेन कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन इज यूज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, थेफ्ट ऑफ एसेट, नन ऑफ दिस। तो ह्रास जो डिप्रिसिएशन होता है उसका मेन कॉज या रीज़न क्या होता है। जब हम पहले ही मैंने आप लोग को डिप्रिसिएशन के बारे में समझाया था तो बता रहा था कि जैसे जैसे हम संपत्ति को यूज़ करते जाते हैं, उसका प्रयोग करते जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है वो उसमें घिसावट आती जाती है, उसके मूल्य में कमी होती चली जाती है। तो वही हो जाता है ह्रास का, डिप्रिसिएशन का मेन कॉज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन विच कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर इज। धारा जिसमें अंकेक्षक की पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान हैं। सेक्शन 142, सेक्शन 143, सेक्शन 148, सेक्शन 149। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो अंकेक्षक होता है उसका जो पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है वो किस धारा, किस सेक्शन में किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका सेक्शन 142। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही प्रथम अंकेक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। द अथॉरिटी टू रिमूव द फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म इज विद द शेयर होल्डर्स इन ए जनरल मीटिंग, द शेयर होल्डर्स इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही जो प्रथम अंकेक्षक होगा वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। एक साधारण सभा में अंशधारकों द्वारा, प्रथम वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो उसे एक साधारण सभा में अंशधारकों द्वारा हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षण की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है उसकी प्रभावशीलता, यानी कि जो भी खातों की जांच की जा रही है, चेक किया जा रहा है अकाउंट्स को, तो वो कितने ज़्यादा सही है, इस चीज़ की प्रभावशीलता को, इफेक्टिवनेस को कौन सी चीज़ प्रभावित कर सकती है। अधिक निर्भरता का जोखिम, यानी कि जो भी विवरण दिए गए हैं जब उन पर बहुत ज़्यादा ऑडिटर जो होगा, अंकेक्षक हो, उसकी टीम जो होगी निर्भर हो जाएगी कि हाँ ये सही ही है, तो भी क्या होगा कि हो सकता है अगर उसमें कोई कपट या कोई भी मिथ्यारण किया गया हो या कोई त्रुटि हो तो उसे वो नहीं पकड़ पाएंगे। गलत अस्वीकृति का जोखिम, ये तो गलत है, लेकिन नेक्स्ट वाला आपको जो दे रखा है गलत स्वीकृति का जोखिम, अगर कुछ भी गलत स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसको एक्सेप्ट कर देगा तो उससे भी क्या होगा, जो उसकी रिपोर्ट होगी वो क्लियर नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध दायित्व को डैश के रूप में दिखाया जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन एज करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नोट्स टू बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। जो संदिग्ध दायित्व होते हैं उनको कहाँ पर दिखाते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें जो नोट्स के तरह नीचे एक टिप्पणी जो दे रखी होती है वहाँ पर हम इसे दिखाते हैं नोट्स के रूप में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यपत्र। द वर्किंग पेपर्स विच ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट आर एविडेंस फॉर ऑडिट कंक्लूजन्स, owned by the client, owned by the auditor, retained in auditor's office until a change in auditors।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वित्तीय विवरणों के लिए अंकेक्षक ने जो स्टेटमेंट्स तैयार किए होते हैं, जो उसके वर्किंग पेपर्स होते हैं, जो पेपर्स उसने बनाए होते हैं, वो क्या होंगे। अंकेक्षण निष्कर्षों के लिए साक्ष्य हैं, ग्राहक के स्वामित्व में होते हैं, अंकेक्षक के स्वामित्व में होते हैं, अंकेक्षक में परिवर्तन होने पर अंकेक्षक के कार्यालय में रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी अंकेक्षण करने के टाइम में, ऑडिट के टाइमिंग में जो ऑडिटर होगा उसने जो भी वर्किंग पेपर्स अपने तैयार किए होते हैं वो उसी की ही प्रॉपर्टी होते हैं, उसी के पास ही रहते हैं, उस पर उसका ही अंकेक्षक का ही स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओन्ड बाय द ऑडिटर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।